साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की जीके की जो पुस्तक है उसको देख रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जिनसे पहले परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और जो फैक्ट महत्वपूर्ण हैं जिनसे आगे भी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, उनको मैं बताता चलूँगा और उनको आपको कंठस्थ करते चलना है। तो आज की वीडियो में हम लोग पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश से प्रारंभ करेंगे और आपका जो दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी चर्चा तक इसको पूरा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश से। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ या उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूत, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में जो पुष्यभूत वंश है इसके शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। पुष्यभूत वंश के यदि संस्थापक की बात करें तो पुष्यभूत थे। कोई भी वंश हो उसका संस्थापक कौन है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार वंश और उसके संस्थापक का मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इनकी राजधानी जो थी वो क्या थी? थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित जो वर्तमान का थानेश्वर नामक स्थान है वही था। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता मतलब कि अन्य जो राजवंश थे उनसे ये स्वतंत्र होता है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र, तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं अपनी पत्नी यशोमती से, राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न होती है। राजर्षि का विवाह जो है कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा इनके साथ होता है और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। राजवर्धन जो कि आपका जो क्या कहते हैं राजश्री थी, इनके जो बड़े भाई थे राजवर्धन, इन्होंने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। यहाँ याद रखिएगा कि शशांक जो है ये शैव धर्म का अनुयायी था और इसने ही बौद्ध वृक्ष जो कि बौद्ध गया में है इसको कटवा दिया था। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पर पूछा गया है कि किसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था, तो गौड़ नरेश शशांक ने। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में इनके छोटे भाई हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, तो यह भी याद रखिए किस नाम से जाना था? शिलादित्य के नाम से। और उसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी तथा हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया। पहले इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। फिर जब हर्ष आता है तो ये कन्नौज पर अधिकार करता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है जिसमें हर्ष की पराजय होती है। चीनी यात्री हुएनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आता है और हुएनसांग हर्ष के भी दरबार में जाता है और पुलकेशिन द्वितीय के भी दरबार में जाता है। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो याद रखिएगा हुएनसांग की उपाधियां क्या हैं। जबकि जो फाहियान था वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। इसके अलावा हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था तथा हर्ष जो है 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजता है तथा 643 एवं 645 ईस्वी में दो चीनी दूत उसके दरबार में आते हैं। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत जो है अवशेष जो है वो बलपूर्वक प्राप्त किया था, मतलब छीन लिया था। हर्ष ने क्या किया था, जो कश्मीर के शासक के पास महात्मा बुद्ध के जो दांत थे उस दांत के जो अवशेष थे उसको वहाँ से उससे छीन लेता है या बलपूर्वक प्राप्त कर लेता है, ले लेता है। हर्ष के पूर्वज जो है ये भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। इस प्रकार से कह सकते हैं शैव धर्म को मानने वाले थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, परंतु आगे चल करके चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा जो महाविहार था, तो नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में, जो कि वर्तमान का प्रयागराज या इलाहाबाद है, तो प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था हर्ष के समय में, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और हुएनसांग जो है स्वयं जो इस तरह का जो 6वां समारोह था उसमें उपस्थित था। बाणभट्ट ये हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी की
रचना की? कई बार पूछा गया है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन थे, तो बाणभट्ट थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। तो यह भी पूछा गया है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक जो ये ग्रंथ हैं किसके इसके रचनाकार कौन रहे, तो राजा हर्षवर्धन थे। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर के उनके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह तो न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का ये शासक था। हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे वो महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, जबकि इनके जो अधीनस्थ शासक होते थे वो महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को जो है वो सचिव या आमत्य कहा जाता था, आमात्य या सचिव कहा जाता था, तथा प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष के साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया। मतलब हर्ष ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति या जो प्रांत का शासक होता था वो राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। तो 3 नाम मिलते हैं। प्रांत के जो शासन करता था या जो शासक होता था उसे राजस्थानीय, उपारिक और या राष्ट्रीय कहा जाता था। तथा हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आता है। हर्षचरित चूँकि आपका बाणभट्ट ने जो लिखा था, इसमें प्रांतीय शासक, प्रांत के शासक के लिए लोकपाल शब्द मिलता है। तथा भुक्ति का जो विभाजन है अर्थात प्रांतों का विभाजन जिलों में हुआ। जिले की जो संज्ञा थी विषय, मतलब जिले को क्या कहा गया, विषय कहा गया, जिसका प्रधान विषयपति होता था। और विषय के अंतर्गत कई पाठक जो आधुनिक समय में तहसील कहे जाते हैं, कह सकते हैं कि जो विषय थे वो तहसीलों में विभाजित थे और तहसीलों को पाठक कहा जाता था। ठीक है। और ग्राम शासन की सबसे छोटी जो है इकाई थी, मतलब प्रशासन में सबसे छोटी जो इकाई थी शासन की वो ग्राम थी। और ग्राम शासन का जो प्रधान होता था ये ग्राम छप पटलिका ग्रामच्छ पटलिक कहा जाता था। और पुलिस कर्मियों को इस समय चाट या भाट कहा जाता था, जबकि दंडपाशिक तथा दांडिक ये पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। तथा अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत कहा जाता था। याद रखिएगा, अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, जबकि पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। और हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र अर्थात जल पंप का उल्लेख मिलता है। और हर्ष के समय मथुरा जो है ये सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अब हर्षचरित के अनुसार जो हर्ष की मंत्री परिषद थी, राजा हर्षवर्धन की जो मंत्री परिषद थी, उसमें कुछ नामों को देख लेते हैं। जैसे जो प्रधान सचिव होता था इसे भंडी कहा गया है। क्या कहा गया है? भंडी कहा गया है। ठीक है। और वहीं पे प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा गया है। अश्वसेना का जो प्रधान होता था उसे कुंतल कहा गया है, उसे कुंतल कहा गया है। और गज सेना का प्रमुख जो है वो स्कंद गुप्त कहलाता था। ठीक है। तो ये शब्द मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। तो इसमें दक्षिण भारत के राजवंशों में सबसे पहले हम लोग पल्लव वंश की चर्चा करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। तो संस्थापक का नाम याद रखिएगा, संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी स्थापना इनके द्वारा या जो इनका कार्यकाल रहता है 575 से 600 ईस्वी तक रहता है। और इन्होंने जो राजधानी अपनी बनाई या इनकी जो राजधानी थी वो कांची थी। तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है वो इनकी राजधानी थी। इसके अलावा इनका धर्म क्या था? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मतलब विष्णु को मानते थे। और किरातजुनियम के लेखक भारवी जो हैं ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो यहाँ याद रखिएगा, किरातजुनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? भारवी। और ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, इससे संबंधित थे। पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक होते हैं उनमें यदि देखें तो आपके सबसे पहले सिंह विष्णु आते हैं, ये संस्थापक थे। इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय और फिर नंदी वर्मन द्वितीय आते हैं। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक होता है ये कौन था? अपराजित था। 879 से लेकर के 879 से लेकर के 897 ईस्वी तक। मत्त विलास प्रहसन की जो रचना है ये इसकी रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी मत्त विलास प्रहसन की रचना, जो यह एक पुस्तक थी। तथा महाबलीपुरम के जो 81
मंदिर हैं जिन्हें रथ कहा जाए, मतलब एक ही पत्थर से काट के जो बनाए गए मंदिर हैं, इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें रथ कहा गया है, जिसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता, जबकि सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो युधिष्ठिर रथ है। वातापी कोंड की जो उपाधि है ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। और अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का जो शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और उसने राज सिंह अर्थात राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त तथा शिव का उपासक, इस नामक उपाधियां धारण की थी। तो राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी, जबकि नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि क्या थी? वातापी कोंड थी। तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो याद रखिएगा, कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया? यदि ऑप्शन में नरसिंह वर्मन द्वितीय आ जाए और नरसिंह वर्मन प्रथम तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर का मंदिर, इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। और महाबलीपुरम में ही शोर मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी थे, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तथा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, इसी के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर बनाया जाता है, और इसी के द्वारा मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का भी निर्माण कराया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे नरसिंह वर्मन, यहाँ पे जो है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय और ये नंदी वर्मन द्वितीय। तो दोबारा से क्लियर कर लीजिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है ये कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है, जबकि नंदी वर्मन जो है ये आपके कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराता है। ठीक है। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार जो है ये नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब राष्ट्रकूट वंश की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक या इस राजवंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो दंती दुर्ग थे 752 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं या स्थापना करते हैं। इसकी राजधानी कौन थी? मनाकीर या मान्यखेत थी। मनकीर या मान्यखेत, जो कि वर्तमान में आपका महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट मालखेड़ नामक स्थान पर ये था। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे तो दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे। इसके अलावा कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो यह भी याद रखिए, कई बार पूछ लेता है आपसे, शासक का नाम पूछ सकता है, कई बार वंश का पूछ लेता है, किस वंश के शासकों ने करवाया। तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, इसका निर्माण कराया गया। जबकि राजा का नाम पूछे तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ध्रुव जो है ये राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित करता है। तो जो आपका कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसमें राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और आपके पाल वंश, ये तीन इसमें भाग लेते हैं। तो ये याद रखिए कौन कौन से वंश इसमें भाग लेते हैं। जो ध्रुव है, ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध में उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव जो है, पल्लव पांड केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने जो है नष्ट कर दिया था। और अमोघ वर्ष जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। और आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं आपके अमोघ वृत्त के लेखक सक्तायना, ये सभी जो थे अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। चूंकि ये जैन धर्म को मानने वाले थे, तो जैन धर्म में आप देखें तो इसी प्रकार से अपना देह त्याग किया जाता था। इसे संलेखा विधि कहा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी अपने जीवन का त्याग इसी प्रकार से उपवास के माध्यम से वो करते हैं। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आता और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान जो शासक था वो कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में
कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। कल्याणी के चालुक तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हरा करके राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक वंश की नींव डाली। तो कल्याणी के चालुक वंश की नींव किसने डाली? तैलप द्वितीय ने डाली। और इसके अलावा एलोरा एवं एलिफेंटा, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय में ही होता है। एलोरा का कैलाश मंदिर या एलोरा एवं एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर हैं, इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में होता है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक जो है बौद्धों से, 13 से 29 तक हिंदुओं से और 30 से 34 तक जैनों की गुफाओं से संबंधित। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किन धर्मों से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित हैं। ठीक है। जबकि जो अजंता की गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित है। राष्ट्रकूट जो है ये शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। तो यहाँ देखिए बौद्ध का नाम नहीं है। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, सही गलत कथन के रूप में यह पूछ सकता है। अब चालुक्य वंश की बात करें। चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश के जो प्रमुख शासक इसमें होते हैं तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर जो है, सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से अपनी राजधानी हटाकर कल्याणी, कर्नाटक के कल्याणी को बनाया और इसीलिए इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर जो हैं ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। किसके दरबार संबंधित थे? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार से, जो कि चालुक्य वंश के थे। तथा मिताक्षरा जो है ये हिंदू विधि ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या के रूप में हिंदू विधि ग्रंथ के रूप में इसको लिखा गया मिताक्षरा। तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। तो यह भी पूछा गया प्रश्न है। मिताक्षरा के रचनाकार विक्रमांक देवचरित की रचना जो है ये बिल्हड़ ने की थी और इसमें ये जो विक्रमांक देवचरित है इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया। तो यह पूछा जा सकता है कहीं पर भी, विक्रमांक देवचरित में किसके जीवन पर प्रकाश डाला है? तो चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंशी विक्रमादित्य 6 के जीवन पर। अब चालुक्य वंशी वातापी के चालुक्य वंश की बात करें तो जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, दो होगा, दोनों में कन्फ्यूज। कल्याणी के चालुक्य पूछेगा तो तैलप द्वितीय हो गए और वातापी के चालुक्य पूछेगा तो आपके जय सिंह हो गए। इनकी राजधानी क्या थी? वातापी, जो कि बीजापुर के, कर्नाटक के बीजापुर के निकट था। इस वंश के जो प्रमुख शासक होते हैं पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय हैं, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी जो राजा होता है पुलकेशिन द्वितीय होता है। और महाकूट स्तंभलेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ये बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। तथा जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर जो है, मेगुती मंदिर ये पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। तथा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसने दक्षिणा पदेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन कौन हराता है? तो वातापी के चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय हराता है और परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। और इसके साथ यह भी रखिए दक्षिणा पदेश्वर की उपाधि किसकी थी? तो ये पुलकेशिन द्वितीय की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 652 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर जो है अधिकार कर लेता है। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से, इसके लेखक कौन थे? रविकीर्त थे, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। रविकीर्त के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा जाता है। उसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किसको दिखाया गया? पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है तथा मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। तथा विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही
दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अर्थात पुलकेशी को अवनिज अवनिजा अवनिजानाश्रय की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी, इनकी दो पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर था। उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसके सामंत दंती दुर्ग ने इसे परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बेंगी के चालुक्य वंश की बात करते हैं। तो बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी थी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था तथा जिसका सेनापति पंडरंग था। अब चोलों की बात कर लेते हैं। तो 9वीं शताब्दी में चोल जो है ये पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर इस वंश की स्थापना होती है। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे। तो याद रखिए चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और इनका जो शासनकाल था वो 850 से 887 ईस्वी तक था। और इनकी राजधानी क्या थी? तंजा, या जिसे तंजौर या तंजाउर भी कहते हैं। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ शोधनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य जो है ये आदित्य प्रथम ने स्थापित किया और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख राजाओं की बात करें तो इसमें परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग प्रथम का नाम आता है। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा जाता है। तो याद रखिएगा तक्कोलम के युद्ध किसके बीच में होता है? राष्ट्रकूटों और चोलों के मध्य में होता है, जिसमें राष्ट्रकूटों की विजय होती है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पांचवें को या पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पुलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया तथा चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। तो कई बार पूछा गया है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था, क्योंकि राजराज प्रथम था फिर राजराज द्वितीय भी होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा राजराज प्रथम ने बनवाया था। तथा बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट जो है चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाता है। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, गजनी का सुल्तान महमूद जो है ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। इसके अलावा राजेंद्र द्वितीय ने पर केसरी एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय होता है। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था, इसलिए इसकी आलोचना भी होती है। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंद राज अर्थात विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को एक सेकंड यहाँ पे दोबारा देख लीजिए। आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया तथा चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को जो है पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुदरन कहा जाता था। तो उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न वाले को शेरुदरन कहा जाता था। आगे थोड़ा सा बात करने से पहले यहाँ पर चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह पूछा जाता है बिल्लन वगाई, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी वो बिल्लन गवाई कहलाती थी। और ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, तो यह पूछा गया है कि ब्रह्मदेव किसे कहते हैं, तो ये किस प्रकार की भूमि थी? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग
किसी विद्यालय की रखरखाव की भूमि, देवदान या तिरुन मटक्कनी यह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पलिचदम पलिचदम ये जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपकी। आगे चलते हैं। इसमें संपूर्ण चोल साम्राज्य ये 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों के लिए मंडल शब्द मिलता है, मतलब प्रांतों को मंडल कहा जाता था। और मंडलम जो है ये कोट्टम में, और कोट्टम जो है नाडु में, और नाडु कई कुर्मों में विभक्त है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन जो है ये चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता। तो कई बार पूछा गया है प्रश्न कि स्थानीय स्वशासन किस की प्रमुख विशेषता रही, तो चोल प्रशासन की या चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। उर जो है ये सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर जो है सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा एवं महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। तो उर सर्वसाधारण लोगों की, जबकि सभा या महासभा अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। और यह सभा वरियम नामक समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक जो है गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। और व्यापारियों की सभा को जो है नगरम कहते थे इसमें। इसके अलावा चोल काल में भूमिकर था या भू राजस्व कर जो था वो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। तो दोनों में अंतर है। जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी वो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी, जबकि जो दान में दी जाती थी भूमि उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? पदाति सेना। चोल काल में काशु सोने के सिक्के थे। तो याद रखिएगा, चोल काल में सोने के सिक्कों क्या कहा जाता था? काशु कहा जाता था। तथा तमिल कवियों में जय नोंगोंदर जो है ये प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुक प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुपर्णी था। कंबन, उट्टकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का तीरत्न कहा जाता है। तो याद रखिए तीरत्न में कौन कौन से आते हैं? ये तीनों नाम आते हैं। जबकि पन्न, पोन्न एवं रन्न, पंप, पोन्न और रन्न जो है ये कन्नड़ साहित्य के तीरत्न थे। तो यहाँ पे तमिल साहित्य के हैं और ये कन्नड़ साहित्य के हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को जो है, जो बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे उन्हें विमान कहा जाता था। विमान को ऊपर, मंदिर के ऊपर जो कहते ना इस प्रकार से जो होते थे उसे विमान कहा जाता था। तो विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। तथा चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। तो नटराज की प्रतिमा सबसे अच्छी कहाँ बनती है? तो चोल काल में। शैव संत ईशान शिव पंडित जो हैं ये राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। तथा चोल काल अर्थात 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वो कावेरी पट्टनम था। और बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था उसे तनियर कहलाता था या तनियर कहा जाता था। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, यह परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। तो उत्तर मेरू शिलालेख परांतक प्रथम से, और इसमें सभा संस्था का वर्णन किया गया है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार बदलती रहती है। वो पहले उरैयूर थी, फिर तंजौर, फिर गंगैकोंड, चोलपुरम और फिर कांची हो जाती है। चोल काल में सड़कों की देखभाल जो है ये बगान समिति के द्वारा की जाती थी। तथा चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार जो है वो धान था। मतलब वस्तुओं को खरीदने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था वो धान का इस्तेमाल किया जाता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह जो है वो कौन कौन से? तो इसमें कुछ प्रमुख थे, वलंजियार, नानादोशी और मणिग्राम। तो ये पूछ ले कि वलंजियार, नानादेशी और मणिग्राम ये क्या थे? तो ये चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे। तथा विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। तो यह भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग उत्तर मेरू शिलालेख के अनुसार जो सभा की सदस्यता थी, जिसमें सभा के बारे में वर्णन मिलता है, परांतक प्रथम संबंधित था, उसमें जो सभा की सदस्यता के बारे में बात की उसको देख लेते हैं। तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। मतलब सदस्यता के लिए जो योग्यताएं बताई गई वो यहाँ पर बताया गया है।
इसके अलावा उनके पास अपना घर होना चाहिए और उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए ना, उसी प्रकार से यहाँ 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। और साथ ही उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उसके अलावा उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। और इसके अलावा जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह ये कुछ क्राइटेरिया थी जिसके आधार पर कोई व्यक्ति जो है इस समिति में चुना जाता था। आगे चलते हैं, होयसल वंश की बात कर लेते हैं। होयसल वंश से पहले यादव वंश की बात कर लेते हैं। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। तो याद रखिएगा, यादव वंश की स्थापना कौन करते हैं, तो भिल्लम जो है पंचम इन्होंने की थी। इसकी राजधानी अर्थात यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी और इस वंश का प्रतापी राजा जो कौन था, राजा सिंहड़ थे। सिंहड़ जो कि 1210 से 1240 ईस्वी तक रहते हैं। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद होयसल वंश आता है। तो द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, होयसल वंश जो है ये यादव वंश की एक शाखा थी। बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1177 में किया था और होयसल वंश का जो अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, इसने मलिक काफूर को हराया था। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका यादव वंश का अंतिम शासक था रामचंद्र, इसने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था, जबकि होयसल वंश के जो अंतिम शासक था, ठीक है, बल्लाल तृतीय, ये मलिक काफूर को ये हराता है। और होयसल वंश की राजधानी क्या थी, द्वार समुंदर, जिसका आधुनिक नाम हलेवीड है। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, राजधानी और इसके संस्थापक कौन थे। गंग वंश के संस्थापक कौन थे, ब्रजहस्त्र पंचम थे। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था तथा गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल अर्थात कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश की बात करें तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। कौन था, बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा या हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। क्या थी, अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, गणपति था। और रुद्रमा देवी जो है ये गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्षों तक शासन किया। रुद्रमा देवी नामक एक मूवी बनी थी साउथ में। तो रुद्रमा देवी जो है ये गणपति की बेटी थी। इन्होंने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्षों तक शासन किया। तो महत्वपूर्ण है, गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था, प्रताप रुद्र था, जिसका शासनकाल 1295 से 1323 तक था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ने दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की। इसके आगे जो सीमावर्ती राजवंशों का जो अभ्युदय है और उससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।